नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके एक छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लॉ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, बिजनेस लॉ बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हो, अगर आपके सिलेबस में बिजनेस लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी रिलेटेबल और आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहरहाल हम बात करेंगे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के आज मैं इस पूरी वीडियो को डेडिकेट कर रहा हूं, ताकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आप सभी का करीब करीब जो सिलेबस है वो सेम रहता है, तो आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन खत्म होंगे, आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जनवरी तक आपके एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे। जैसे आप लोग जनवरी लास्ट तक पहुंचोगे, आपके सेकंड ईयर इंट्रोड्यूस हो जाता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेकंड ईयर में आपके दो कोर सब्जेक्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट आपका बिजनेस लॉ होता है। तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग इस चीज से इंट्रोड्यूस हो जाओ कि आपको बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ना क्या है, कौन कौन सी किताबें हैं जो लैंग्वेज वाइज बेस्ट है, कौन सी वो किताबें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, और कौन सी वो किताबें हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है कि आप लोगों के साथ वो किताब एक कम्युनिकेट कर पाए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना पाए। किताबों के ऊपर मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं और सिलेबस को मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि एग्जैक्टली कितनी यूनिट्स आपके सिलेबस में रहेंगी। रिसेंट सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं और एग्जैक्टली उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अपने इस डीप एनालिसिस को। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बात करेंगे बिजनेस लॉ की। ठीक है, बिजनेस लॉ काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहला सवाल आप सभी के दिमाग में ये आता है कि सर हमें किताबें कौन सी लेनी चाहिए। अगर आप बिजनेस लॉ पे जाते हो तो आपके ऑफलाइन मार्केट में और ऑनलाइन मार्केट में दोनों में आपको बहुत सारी किताबें देखने को मिलती हैं। मैंने कुछ रिसर्च की तो टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर ये कुछ 4 किताबें हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं, जो रिकमेंड की जाती हैं, जो काफी बच्चे इन किताबों से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। अब सबसे पहली किताब आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका बिजनेस लॉ के नाम से है, डॉक्टर रजनी अभी। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये जो किताब है ना, ये काफी बिकती है, काफी बच्चे इससे प्रिपरेशन करते हैं, तो आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन आपको नहीं रहेगी एज ए आपका ट्यूटर कह दीजिए, जो आपको यहाँ पे मैं बिजनेस लॉ पढ़ाता हूं, तो डेफिनेटली मेरा ये चॉइस नहीं रहता है। हालांकि काफी अच्छी किताब है, काफी यूनिवर्सिटीज में काफी बच्चे इससे अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो एक चीज तो ये हो गई क्लियर। अब दूसरी किताब की अगर बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं, ये काफी रेपुटेटेड किताब है, बिजनेस लॉ के नाम से है। यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट एंड प्रॉब्लम, और ये इंद्रजीत डागर के नाम से है। जो ऑथर है इस किताब का वो इंद्रजीत डागर है। तो काफी रेपुटेटेड, पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग किताबों में से आती है ये भी, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका डॉक्टर रजनी जगता का है, ये बिजनेस लॉ का किताब है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और बेहद आसान लैंग्वेज वाला किताब रह जाता है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल आप सभी ने देखा होगा, टैक्समैन का टैक्समैन एक अच्छा पब्लिकेशन है, तो ये वाला किताब भी आप लोग ले सकते हैं, जहां पे आप लोग देख सकते हैं बिजनेस लॉ है, ये दोनों के लिए है। अगर आप लोग ऑनर्स वाले बच्चे हैं तो आपका सिलेबस यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और अगर आप लोग पास कोर्स वाले बच्चे हैं बीकॉम के, तो आप लोग इस किताब को कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर हमें इनमें से आपकी रिकमेंडेशन क्या है, कौन सी किताब लेनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को टैक्समैन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि टैक्समैन का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लेवल है, लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, और एक इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट जो रिलेटेबल और उसके फॉर्मेट से जो किताब रिलेट करती है ना, वो टैक्समैन है। काफी ज्यादा महंगी भी नहीं है, तो आप इस किताब के साथ जा सकते हो। मैं आपको जो पढ़ाता हूं, जो भी लेक्चर डिलीवर करता हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आई थिंक 10 लेक्चर में बना चुका हूं बिजनेस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो वो किताबें, वो जो सारे लेक्चर है, वो सेम किताब से मैंने यहाँ पे एक तरीके से आपको टीच किए हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप कोई भी किताब ले सकते हैं, किसी भी किताब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा,
मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का मानना है, अगर आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं ना अपने ग्रेजुएशन के दरमियान, तो आपको इस किताब की तरफ जाना चाहिए। ये कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, ठीक है? ये जो किताब लिखी है, ये भूषण कुमार गोयल, जो डेफिनेटली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, जो आपका एसआरसीसी कॉलेज है वहां पे, और किनेरी जैन, ये दो प्रोफेसर हैं जिन्होंने मिलकर ये किताब लिखी है। ये किताब काफी बेस्ट रहती है आपके सिलेबस के हिसाब से, और जैसा कि मैंने बताया, पास कोर्स और ओनर्स दोनों का यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। जैसे आप लोग किताब का फर्स्ट पेज खोलेंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे आपको ओनर्स का सिलेबस दिया हुआ है, और नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे पास कोर्स का सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग चैप्टर वाइज इसका डिवीजन देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये बुक रहती है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो डेफिनेटली ये 4 पब्लिकेशन में से आपको और भी कोई भी खरीद सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसके अलावा भी हो सकता है आपके ऑफलाइन मार्केट में कोई और पब्लिकेशन चल रहा हो, वो भी खरीद सकते हैं। किताबें करीब करीब सेम होती है, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आज जो मैं सिलेबस आपको दूंगा, रिसेंट जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, उससे मैच कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेबस सेम है तो आप कोई भी एडिशन की तरफ जा सकते हैं। अब बाकी रही पढ़ाने की बात, तो ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स में यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ, कंप्लीट सिलेबस आपका कराने वाला हूँ, चाहे वो पास कोर्स का हो या ऑनर्स का हो। तो ये तो आपकी डिटेल एनालिसिस हो गया किताब के बारे में। उम्मीद करता हूँ किताब से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी किताब आपको बच्चों खरीदनी है, कौन सी किताब को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे और आज हम बात करेंगे, ध्यान से समझना, बीकॉम सेमेस्टर सेकंड के अंदर आपका जो पेपर है BC 2.2 यानी कि बिजनेस लॉ का। तो यहां पे अगर आप लोग देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो टोटल 5 यूनिट्स का आपका सिलेबस है, यानी कि आपके पास कितनी यूनिट्स देखने को मिलेंगी? आपको 5 यूनिट देखने को मिलेंगी। 5 यूनिट के अंदर आपके बिजनेस लॉ के कंप्लीट सिलेबस को डिवाइड किया गया है, जहां पे मल्टीपल चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। हम शुरू करते हैं आपकी पहली यूनिट से। पहली यूनिट का टाइटल आप लोग पढ़ सकते हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग 1972 देखते हैं, और यहाँ पे कितना है 1872। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, डोंट बी कंफ्यूज, चीजें आपको सेम ही पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, पहली यूनिट जो आपकी रहने वाली है वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप सभी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा, मैंने डिटेल में ये जो टॉपिक है ये कवर करा दिए हैं। डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, और काइंड कितने टाइप के आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैं इस पर डिस्कशन कर चुका हूं। अगर आप लोग आगे बात करेंगे तो अभी कल ही मैंने डिलीवर किया है एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल रूल्स एंड कंडीशंस है, इसके बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस किया। उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या मीनिंग होता है, ये आपका यहाँ पे चैप्टर 3 हो जाता है। और आगे देख लीजिए आप लोग, कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा। उसके बाद आपका फ्री कंसेंट का क्या मीनिंग होता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा वो वॉइड एग्रीमेंट पढ़ना होगा। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसका सिलेबस रहता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका PDF अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड फाइनल जो आपका सेकंड यूनिट यहाँ सेकंड चैप्टर रहेगा फर्स्ट यूनिट के अंदर, वो रहेगा डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज से क्या लेना देना है, एग्जैक्टली उसका क्या मीनिंग होता है। यहाँ पे आप देखेंगे मोड ऑफ द डिस्चार्ज इंक्लूडिंग ब्रेच, ये दोनों चीजें आपको, एंड इट्स रेमेडीज, मतलब आपको क्या करना है, मोड ऑफ डिस्चार्ज को पढ़ना है, किसके इंक्लूड करके, इसकी ब्रेच को और इसकी मेमोडीज को। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे जो आपका टॉपिक रहेगा इस यूनिट का, वो रहेगा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर सकते हो आप कंज्यूम कर लेना। और काफी डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूं इसको, और आपके सिलेबस में भी डाला गया है, क्योंकि ये किताब मैं आपको फॉलो करवाऊंगा तो इसी किताब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। वन ऑफ द बेस्ट किताब ये रहने वाली है। ये आपकी पहली यूनिट है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
पहली यूनिट के दरमियान आपको क्या क्या स्टडी करना है, आपकी पहली यूनिट का नाम क्या है और कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आने वाले हैं। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट आपके जो बिजनेस लॉ है उसके सिलेबस में सबसे छोटी यूनिट रहने वाली है। हालांकि यहाँ पे टॉपिक जब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डिटेल में कंटेंट दिया हुआ है, भर भर के कंटेंट दिया हुआ है, अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। सेकंड यूनिट का नाम है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। पीछे हमने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का डिस्कशन किया, यहाँ पे सेकंड यूनिट में जब आप लोग जाते हो माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड यूनिट के अंदर आपको पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर एग्जामिनेशन, जहां पे आप लोग पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडिमिटी एंड द गारंटी। एग्जैक्टली गारंटी और इंडिमिटी का कॉन्ट्रैक्ट से क्या क्या मीनिंग होता है। आगे आप पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट एंड द प्लेस्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंसी। सिर्फ ये दो टॉपिक ही है, आप लोग इसको दो टॉपिक ही कंसीडर करके चले, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो यूनिट में कवर करा चुका हूं, आप देखते हैं तीसरी यूनिट का एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहने वाला। तीसरी यूनिट का नाम है द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट 1930। ध्यान रखना, जब भी कोई भी गुड्स का सेल होता है उससे जो रिलेटेड एक्ट होता है ना, वो कब हुआ था आपका 1930 में, तो हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो आपका थर्ड यूनिट किससे रिलेटेड है माय डियर फ्रेंड्स? थर्ड यूनिट आपका रिलेटेड है द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट 1930, जहां पे सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या मीनिंग होता है। आगे हम बात करेंगे मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द एग्रीमेंट टू द सेल, कि आपका सेल से क्या मतलब होता है, आप कोई भी चीज सेल करते हो, और एग्रीमेंट टू सेल, ये दो बुनियादी तौर पे अलग अलग शब्द है, इनका हम लोग डिफरेंस देखेंगे। आगे पढ़ेंगे कंडीशन एंड द क्या क्या वारंटीज होती है इन दोनों की। क्लियर? सॉरी, आगे बात करते हैं, हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इन द गुड्स इंक्लूडिंग सेल बाय द नॉन ओनर्स। ठीक है, जो नॉन ओनर्स है कैसे उनको ओनरशिप आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी गुड्स को, ठीक है, गुड्स की, ये हम डिटेल में समझेंगे। आगे हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, कि एग्जैक्टली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से क्या मतलब है। आगे आप पढ़ने वाले हो अनपेड सेलर का क्या मतलब होता है, उसका मीनिंग, उसके राइट्स ऑफ अनपेड सेलर्स अगेंस्ट द गुड्स, किसी भी गुड्स के अगेंस्ट कोई भी जो अनपेड सेलर होता है उसके क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको पढ़नी है यूनिट 3 के अंदर माय डियर फ्रेंड्स। और यूनिट 3 का मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या नाम है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दिस इज गोइंग टू बी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। 3 यूनिट हो चुके, 2 यूनिट पेंडिंग है, फटाफट से 2 यूनिट का सिलेबस और देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर भी आपको पढ़ाया होगा पहले सेमेस्टर के दरमियान, उम्मीद करता हूं आपने डिटेल में पढ़ा होगा, जहां पे आपको पढ़ना है एलपीपी के बारे में, एलएलपी के बारे में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, जहां पे ये एक्ट है इनका 2008, यानी कि 2008 वाला जो एक्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में यहाँ पे समझोगे। क्या क्या पढ़ना है आपको, साइलेंट फीचर पढ़ने हैं एलएलपी के, एलएलपी स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आगे आपको पढ़ना है डिफरेंस क्या होता है एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच में, एलएलपी एंड कंपनी एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, नेचर ऑफ एलएलपी क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना पार्टनर्स एंड द यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का क्या मतलब होता है। आगे हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन by the registration and registered office of the LLP and the change therein, यानी कि उसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इन सभी तमाम मुद्दों पर हम लोग डिटेल में समझेंगे। आगे हम बात करेंगे कैसे चेंज इन नेम किया जाता है, कैसे पार्टनर्स का और उनका रिलेशन चेंज किया जाता है। आगे आप लोग पढ़ोगे एक्सटेंड एंड लिमिटेशन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी पार्टनर्स, ये आपका। एंड आखिरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्जन ऑफ द एलएलपी के बारे में पढ़ोगे, टैक्सेशन ऑफ द एलएलपी एंड द कन्वर्जन ऑफ द एलएलपी के बारे में आप लोग पढ़ोगे। मतलब इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी कानूनी टर्म्स है वो आप लोग यहाँ पे समझने वाले हो। अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है, क्या क्या राइट्स होते हैं, वो तमाम डिटेल्स, क्योंकि नाम इसका बिजनेस लॉ है, जब बिजनेस करते हैं तो एक बुनियादी तौर पे एक बंदे को बिजनेस की समझ होनी जरूरी है, ओनर को बिजनेस के लॉ की समझ होनी जरूरी है। और इस सब्जेक्ट का यही एक मतलब है, यही एक इंटेंशन है, यही एक उद्देश्य है कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन करता है तो उसको एक धंधे की बुनियादी समझ रहे, चाहे वो बीकॉम करे, बीकॉम ऑनर्स करे या बीबीए करे, तो यहाँ से आप लोग अपनी फाउंडेशन को बना सकते हो। कल को अगर आप लोग कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, छोटा बिजनेस करना चाहते हो, तो लॉ के टर्म्स में आप लोग कहीं पे मात न खा जाए, इस सब्जेक्ट का ये इंटेंशन यहाँ पे रहने वाला है। तो आपको डिटेल में पढ़ना माय डियर फ्रेंड्स
मैं लाता रहूंगा आपके लिए लेक्चर, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके, तभी आप लोगों को ये वीडियोस टाइम पे मिलेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल यूनिट है यूनिट नंबर 5 जिसका टाइटल है आईटी एक्ट के बारे में बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता है इंफॉर्मेशन का दौर है, आजकल जो भी ब्रांड इंटरनेट पे नहीं है उसका वजूद नहीं है, आप सभी को पता है। तो हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली आईटी एक्ट होता है, क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आती हैं। जैसे हम बात करेंगे डेफिनेशन अंडर दिस एक्ट क्या रहने वाला है, डिजिटल सिग्नेचर का क्या मीनिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, एट्रीब्यूशन, एक्लोजमेंट एंड डिस्प्यूट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का क्या मतलब होता है, एंड आगे हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। आगे आप पढ़ोगे ड्यूटीज ऑफ द सब्सक्राइबर का क्या मीनिंग होता है, एंड फाइनली हम पढ़ेंगे पेनल्टीज एंड द एडजस्टेंट पढ़ेंगे, और लास्ट में आप क्या पढ़ोगे, ऑफेंसेस के बारे में पढ़ोगे। तो ये आपका फाइनल यूनिट रहेगा आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिहाज से। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर सेम ही है, एक दो चैप्टर ऊपर नीचे और आगे पीछे हो सकता है, उनका सीरीज चेंज होगा, बस इससे ज्यादा कुछ आपको ज्यादा तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसा मेरा मानना है, उम्मीद मेरी है 10-15 यूनिवर्सिटीज को स्टडी करने के बाद कि करीब करीब आपका सिलेबस सेम है। तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल्स थी आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपकी किताबों से रिलेटेड, कैसे आपको पढ़ना है ये भी मैंने बता दिया। रेगुलर बेसिस पे हर 1-2-3 दिन में आपको एक वीडियो मिल जाती है, आप यहाँ हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपका कोई और डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं, किस तरीके से हम अपने में तब्दीली कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर किससे रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।